हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स। आज है 21 मई और आज के इस करंट अफेयर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, मैं तो आपसे बस एक ही चीज़ कहती रहूँगी कि आप लोगों के लिए जो मेहनत मैं कर रही हूँ, अगर उसको आपने समझ लिया कि आपके अपने बेनिफिट के लिए जो कंटेंट मैं आपको बना के दे रही हूँ, अगर आपने उसको सीरियसली पढ़ लिया तो आप लोगों से मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा करंट अफेयर का। आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप लोगों को जो कंटेंट मैं बना के दे रही हूँ वो बहुत वैल्यूएबल है, और इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप मुझे डेली रेगुलरली बहुत ध्यान से कम्प्लीटली सुनना शुरू कर देंगे। प्लीज़ कम्प्लीटली सुने, लाइक शेयर करें पसंद आए तो, लेकिन प्लीज़ ज़रूर, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप वो वीडियो दूँ और आप सुने। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सीरियसली मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बना के लाती हूँ, और आप प्लीज़ इसको अगर सुनेंगे, चाहे आप बिज़ी हों या फ्री हों, आप कुछ तो समझेंगे ना। आप सुनना शुरू कीजिए, ट्रस्ट मी कि आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा, और आपका कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक वॉच कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मिला हुआ एक गिफ्ट होगा मुझे। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हमारे लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबका मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 मई का करंट अफेयर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से कंप्लीट सुनिएगा। हाल ही में वर्ल्ड बी डे विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 मई को मनाया गया है वर्ल्ड बी डे। अब मैंने ये सिर्फ 20 मई क्यों कहा, 20 मई क्यों कहा? 20 मई 2020 भी कह सकती थी, क्योंकि दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है। 20 मई को ये हर साल मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी का जो पारिस्थितिकी तंत्र को फ़ायदा है, ठीक है, और इसके पराकरणों और इसके से मिले हुए शहद और जो चीज़ें होती हैं, है ना, उन तमाम चीज़ों का जो महत्व है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बेनिफिट को नज़र में रखने के लिए और इसके महत्व को समझाने के लिए, ठीक है, लोगों को बताने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, मतलब ये वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और ये एंटोन जॉन्सा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी क्या, कि बीज को यानी मधुमक्खियों को कैसे पाला जाए। बीज को पालन करने के लिए यानी मधुमक्खी पालन की जो तकनीक थी, बीज प्रोडक्शन टेक्निक, तो मधुमक्खी पालन की जो तकनीक थी उसको डेवलप किया था किसने? एंटोन जॉन्सा ने। किसने? एंटोन जॉन्सा। बहुत ध्यान से। और ये जो एंटोन जॉन्सा का जन्मदिन होता है वो होता है 20 मई को। कब होता है? 20 मई को। और इसी 20 मई के अवसर पर मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। वर्ल्ड बीज डे अभी हो गया। अब इसी दिन एक और दिन मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मातृ विज्ञान दिवस। ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट डे 20 मई को मनाए जाते हैं। आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में आपको इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की वीडियो बना के देने हैं या नहीं बताएंगे तो ये आपका अपना फैसला होगा, अपना ही नुकसान होगा। मेरी तरफ से मैं आई एम ऑलवेज़ रेडी, आई एम ऑलवेज़ विद यू ऑल। जब आप बोलेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनते रहिए प्लीज़।
और सारे डेज़ को रिवाइज भी कीजिए। हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष अभी गोविंद राजुलू चिंटाला नियुक्त कर लिए गए हैं? हाल ही में किस बैंक के गोविंद राजुलू चिंटाला अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए गए हैं? हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? हाल ही में तीनों ढंग से क्वेश्चन बताया मैंने आपको। हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो अभी नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के बाद क्या? रूरल एंड डेवलपमेंट। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो कौन है नए प्रेसिडेंट? गोविंद राजुलू चिंटाला, अब नाबार्ड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा यूटी अभी कौन सा अपने देश भारत का पहला कौन सा यूटी कोरोना मुक्त होकर अपने भारत का पहला कोरोना मुक्त फर्स्ट यूटी बना है? यानी कि दोबारा सुनिए, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने देश भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है? हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने देश भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है? हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने देश भारत का पहला कोविड-19 मुक्त केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना है? दैट इज़ लद्दाख। आपको पता है भारत में कोविड-19 से सबसे पहले निजात पाने वाला राज्य कौन सा था? गोवा, फर्स्ट स्टेट। और फर्स्ट यूटी कौन सा बना है? तो लद्दाख अब यूटी है। तो भारत का पहला राज्य कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त होने वाला कौन बना? गोवा। और भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो पूरी तरह मुक्त हुआ है कोरोना वायरस से कौन बना है? लद्दाख। लद्दाख में 3 मई के बाद कोई भी कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो पहला राज्य याद रखिएगा गोवा और दूसरा लद्दाख की बात आई है। गोवा के बारे में तो बताती ही रहती हूँ, बताया भी है। पहला राज्य है, पणजी कैपिटल है। सत्यपाल मलिक गोवा के कौन है? गवर्नर हैं। और इसके अलावा सत्यपाल मलिक के अलावा कौन है चीफ मिनिस्टर? प्रमोद सावंत। गोवा के 2 कौन से? एक तो गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर और गोवा एस्टैब्लिशमेंट डे वो कब? 30 मई आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। गोवा की एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में याद रखिएगा। ठीक जी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये बहुत फेमस है। अब बात करें लद्दाख की। लद्दाख पहला यूटी बना है कोरोना वायरस से फ्री होने वाला। तो लद्दाख के जाहिर सी बात है अब ये यूटी है, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी है। कौन सा यूनियन टेरिटरी है? तो इसके कौन होंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है, क्या नाम है? R.K. माथुर। क्या नाम है? R.K. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अपने देश भारत को किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चयनित कर लिया गया है? हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चयनित कर लिया गया है? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड का हिस्सा बन गया है अपना देश भारत। WHO का कार्यकारी बोर्ड इसका हिस्सा बन गया है अपना देश भारत। लेकिन ना कि सिर्फ अपना देश भारत बना है, ना केवल सिर्फ अपना भारत बना है, इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो WHO के जो कार्यकारी बोर्ड है, जो इसका एग्जीक्यूटिव पैनल है, उसका हिस्सा बने हैं। जैसे मेडागास्कर, बोत्सवाना है ना, ओमान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया वगैरह वगैरह बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो WHO के कार्यकारी बोर्ड का हिस्सा बनी है। किसकी? WHO के एग्जीक्यूटिव पैनल का हिस्सा बनी है बहुत सी कंट्रीज़, और उन्हीं में है अपने देश भारत का नाम। ये अपने देश भारत और
इसके साथ साथ जो कुछ कंट्रीज़, जो 2-3 के नाम मैंने बताए हैं, लेकिन बाकी बहुत हैं जो कार्यकारी बोर्ड का हिस्सा बनी है। किसके? WHO के। अब ये करता क्या है कार्यकारी बोर्ड? तो जो WHO के जो निर्णय हैं, जो नीतियां हैं, उनको प्रभावी रूप से उनको लागू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनकी क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, कितनी प्रभाव से लागू हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों की निगरानी करता है कार्यकारी बोर्ड। याद रखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, दोस्तों स्थापना हुई। WHO के टेड्रोस अधानोम गिवेनियस ये हेड हैं और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी RTI हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने RTI राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब राज्य सरकार ने अभी RTI हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के कारण बहुत से जो एप्लीकेशंस थे वो पेंडिंग हो गए, काम रुक गया। तो इस तमाम पेंडिंग काम को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, लोगों को जवाब देने के लिए एक बेहतर विकल्प चुना, और विकल्प ये है कि RTI हेल्पलाइन नंबर अभी पंजाब राज्य सरकार ने शुरू कर दिया। पंजाब के गवर्नर, लेफ्टिनेंट भी गवर्नर हैं इसके चंडीगढ़ के, और गवर्नर पंजाब के हैं BP सिंह बदनौर, और चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, और चंडीगढ़ जो हरियाणा पंजाब की कैपिटल होने के साथ साथ खुद UT भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने रिजिग्नेशन दे दिया है? हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने रिजिग्नेशन दे दिया है, यानी इस्तीफ़ा दे दिया है? तो ये कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, नाम सुनिए, लिसोथो। लिसोथो 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 की करेंसी लूटी और मशीरे इसकी कैपिटल है। क्या? मशीरे। मगर इस इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बस बता दिया है मैंने, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो। और प्रधानमंत्री थे लिसोथो के कौन? थॉमस थवेन। थॉमस थवेन, और इन्होंने अभी रिजिग्नेशन दे दिया। और ये लिसोथो आपने अगर पहली बार सुना है, इतना ज़रूर याद रखना है आपने कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, ठीक है जी। मसीरे कहते हैं कैपिटल को, मसीरे या मशीरे, और मशेरे या मसेरे। ठीक है, और लोटी कौन सी? लिसोथो लोटी। लिसोथो की क्या करेंसी क्या है? लोटी। और प्रधानमंत्री अब जो बनेंगे वो बताऊंगी। ठीक है, ये थॉमस थवेन ने इस्तीफा दे दिया। ओके, चले आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने ऐलान कर दिया है कि WHO को $2 बिलियन की फंडिंग करेगा, $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की फंडिंग करेगा। हाल ही में ये किसकी घोषणा है कि $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की WHO को फंडिंग करेगा? हाल ही में ये किस देश की घोषणा है कि वो WHO को $2 बिलियन की फंडिंग करेगा? दोनों WHO के आसपास कुछ क्वेश्चन थे, मैंने दोनों उठा लिए हैं। तो WHO के, क्योंकि मैंने सोचा कि आज 2 न्यूज़ है WHO की और दोनों लगातार ले ली जाएं, तो खैर WHO को फंडिंग करेगा $2 बिलियन की। कौन? चाइना, क्योंकि इसने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहले भी अभी WHO को थोड़े दिन पहले ही दिए हैं। कितने की फंडिंग की थी? 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की। और अगेन अभी 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की फंडिंग करेगा चाइना। तो अभी $2 बिलियन की करेगा, और बिफोर दिस क्या किया था? 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की फंडिंग की थी पर वो 30 मिलियन थे, मिलियन, और ये 2 बिलियन है। मिलियन से बिलियन बड़ा होता है। ठीक है जी, ये चाइना WHO को करेगा। WHO के बारे में मैंने अभी बताया था, अब चाइना के बारे में बताती हूँ। चाइना ने 30 मिलियन का तो कर दिया, 2 का अब करा WHO को। चाइना की करेंसी DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये चाइना ने लॉन्च की है। चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया है। ध्यानवीन पहला मंगल मिशन चाइना ने अपना ये लागू करने की घोषणा कर दी है। ध्यानवीन पहला मंगल मिशन जारी करने की, अब मतलब इसको लॉन्च करने की घोषणा कर दी है चाइना ने, फर्स्ट मंगल मिशन की। क्या नाम है? ध्यानवीन, नाम याद रखिएगा।
चाइना। चाइना के बारे में और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर आपको बताती रहती हूँ। तो ये सारे कुछ फैक्ट याद रखिए, बाकी तो आप मेरे पिछले वीडियो से रिवाइज़ कीजिए। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग में एक हेडक्वार्टर बताया मैंने, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में किसका। और चाइना की करेंसी क्या है? तो रेनमिनवी। और शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ठीक है, आपको कल परसों ही मैंने एक बताया 201, 202, बहुत कुछ फैक्ट्स बताए मैंने चाइना के, तो प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन। हाल ही में अभी किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का मोबाइल ऐप डेवलप किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है? हाल ही में किस ने अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का मोबाइल ऐप डेवलप किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अभी एक ऐप जारी किया है। क्या नाम है इसका? नेशनल टेस्ट अभ्यास। इसकी मदद से JEE मेंस और NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नीट, ठीक है, नीट यानी कि आप ये समझ लीजिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है या JEE मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसी 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए ये शुरू किया गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। इसमें क्या होगा कि मॉक टेस्ट को सबमिट करेंगे स्टूडेंट्स जैसे ही इसकी जो प्रिपरेशन करने वाले, जैसे नीट हुआ या JEE मेंस हुआ, तो इसकी जो तैयारी करने वाले लोग हैं, अगर वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट को जैसे ही सबमिट करेंगे तो उनके आंसर्स और जो करेक्ट आंसर्स हैं वो और सारे उसके साथ साथ उनका रिज़ल्ट उन्हें सब दिखाई देगा। यानी कि जो नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है जिस पर नीट या JEE मेंस का जो या ऐसे कई एग्ज़ाम हैं इनका जैसे ही मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट के साथ साथ सबमिट करते ही उन्हें उनके करेक्ट आंसर और उनका रिज़ल्ट भी दिखाई देगा। यही है AI बेस्ड ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है इसमें। क्या नाम है इसका? नेशनल टेस्ट अभ्यास। इसको भी MHRD मिनिस्टर ने शुरू किया है। सब जानते हैं MHRD मिनिस्टर कौन है, मैं नहीं बताऊंगी, रिवाइज कीजिए, ठीक है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश ने काला पानी क्षेत्र को अपने मानचित्र में शामिल कर लिया है? हाल ही में किस देश ने अपने देश के काला पानी क्षेत्र को अपने मानचित्र में होने का दावा किया है? यानी कि हाल ही में तीनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में काला पानी क्षेत्र को किस देश ने अपना हिस्सा बताते हुए मानचित्र जारी किया है? ये एक टाइप थी। दूसरा ये कि हाल ही में किस देश ने काला पानी क्षेत्र को अपने देश के मानचित्र यानी ग्लोब में दर्शाया है? हाल ही में अपने देश भारत के मानचित्र एरिया को किसने अपना कहा है? ये तीनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल नेपाल ने मानचित्र बनाया, अपना ग्लोब बनाया है, अपना जो मैप बनाया है, क्या बोलते हैं, ग्लोब तो वर्ड का होता है, मैप, सॉरी माफ़ कीजिए, ग्लोब नहीं, मैपिंग जो की है अपने देश की, उस मैप में क्या काला पानी काला पानी का जो एरिया है उसे अपने नेपाल के मैप में शामिल किया है। मानचित्र कहते हैं मैप को। तो जो नेपाल का मैप है उसमें अपने यहाँ काला पानी क्षेत्र को दर्शाया है। नेपाल ने अपना एरिया बताया है, यानी इलाका बताया है। तो अब ये काला पानी एरिया है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और एक बात बताऊं कि ये जो काला पानी एरिया है ये नेपाल और
इंडिया के बीच का डिस्प्यूटेड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड विवादित एरिया है। डिस्प्यूट चलता रहता है इस पर, तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। क्या है? डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया होने की वजह से काला पानी, अभी तो नेपाल ने इसको अपना बताना है की तो बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैप में भी, अपने मानचित्र में यानी मैप में भी दर्शा दिया कि काला पानी का जो हिस्सा है वो हमारा है। काला पानी हिस्सा ये उत्तराखंड में है। और तो और नेपाल ने ये भी किया कि जो अभी राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है लिपुलेख दर्रे से जो एक रोड जाएगा, जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करेंगे उनके लिए आसानी पैदा करेगा, जिसे 84% इंडिया की ज़मीन पर चलना होगा, 16% चाइना की लैंड पर। तो ये इस पूरे रोड पर भी आपत्ति व्यक्त की है नेपाल ने। जो लिपुलेख दर्रे से रोड जा रहा है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, इस रोड पर इस रोड पर भी आपत्ति व्यक्त की है। किसने? नेपाल ने। और काला पानी क्षेत्र को तो अपना मानचित्र में शामिल कर ही लिया है। तो ये दो मसले अभी फ़िलहाल चल रहे हैं नेपाल के साथ, अपने देश भारत के। अभी नेपाल को 30,000 कोविड-19 पैथो डिटेक्ट टेस्ट किट अपने देश भारत ने दी हैं। अपने देश भारत ने इससे पहले ऑपरेशन संजीवनी के तहत मेडिसिन्स भी नेपाल को दी हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरीन और इसके अलावा पैरासीटामॉल और दूसरे टैबलेट्स जो ज़रूरी हैं वो सब अभी नेपाल को भेजे गए हैं, यानी नेपाल को मेडिसिन्स भी दी गई हैं। विद्या देवी भंडारी जिसके गवर्नर हैं। दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, खड़ंग प्रसाद ओली। नेपाली रुपया करेंसी है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत का भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये कॉन्फ्रेंस है। वर्चुअल जहाँ लगा हुआ है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। क्या है? वर्चुअल अगर आ गया तो समझ जाइए ऑनलाइन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है। अभी कोई ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। तो अपने देश भारत की तरफ से G20 वर्चुअल व्यापार एवं निवेश कॉन्फ्रेंस में किसने प्रतिनिधित्व किया है या पार्टिसिपेट किया है? या G20 निवेश एवं व्यापार मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अपने देश का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो किया है पीयूष गोयल। क्या है? पीयूष गोयल। क्या नाम है? प्रेजेंट टाइम पर रेलवे एवं कमर्शियल मिनिस्टर हैं। कौन है? इंडियन रेलवे मिनिस्टर और कमर्शियल मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री भी हैं, अपने व्यापार वाणिज्य मंत्री, ट्रेड एंड कमर्शियल मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने अभी लीडरशिप की है अपने देश भारत की, पार्टिसिपेशन किया अपने देश भारत की तरफ से व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की G20 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरबिया ने। यानी G20 वर्चुअल समिट, G20 वर्चुअल इकोनॉमिक समिट, G20 वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर समिट, हाँ G20 एग्रीकल्चर एंड ट्रेड समिट, G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट, ये सब मतलब वर्चुअल हैं। इन सब की अध्यक्षता तो सऊदी अरब ने की है। और इसके अलावा ये सब ये सारी वर्चुअल हुई हैं 2019 में। G20 की जितनी ये वर्चुअल जहाँ लिखाएगा समझ आइए कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। अब जो G20 का समिट अब होगा 2020 का, अभी जो कुछ दिन बाद होगा, अब ये आयोजित कहाँ होगा? 2020 में तो सऊदी अरब में, 2021 में तो ये इटली में होगा। कहाँ? इटली में होगा। और 2022 में अपने देश भारत में होगा G20 समिट।
G20 समिट अपने भारत में, G20 समिट 2021 ये कहाँ, ये इटली में। 2020 का जो G20 समिट है वो सऊदी अरब में होगा, जो अभी तक कोविड-19 के कारण नहीं हुआ। जितनी भी G20 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हैं ये सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हैं, सऊदी अरब ने अध्यक्षता की है। और मैंने आपको सब बताया है कि कौन कौन कहाँ अपने देश भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करता रहा है, किस किस ने कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व किया है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन का उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? यह किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के उत्कृष्ट सम्मान या अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश की मनमीत कौर पत्रकार को ब्रिटेन के उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है, या ब्रिटेन के सर्वोच्च अवार्ड, ब्रिटेन के उच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एक प्रेस रिपोर्टर है मनमीत कौर। क्या नाम है? मनमीत कौर। ये मनमीत कौर जो है ये पाकिस्तान की हैं। कहाँ की है? पाकिस्तान की। कहाँ की है? पाकिस्तान की मनमीत कौर प्रेस रिपोर्टर। और इन्हें प्रेस रिपोर्टर, माफ़ कीजिए, रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर है मनमीत कौर, ये पाकिस्तान की हैं। और इन्हें अभी ब्रिटेन के उत्कृष्ट यानी कि ब्रिटेन के उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च अवार्ड तो नहीं कह सकते, उच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, उच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो पत्रकार के क्षेत्र में कहेंगे तो ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है, वरना उच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के किसको? तो किसको? ब्रिटेन को उच्च सम्मान किससे सम्मानित किया गया है? यह उच्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है मनमीत कौर। ये पाकिस्तान की प्रेस रिपोर्टर है। ये द सिख ग्रुप की ओर से दिया जाता है। द सिख ग्रुप पुरस्कार भी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन का है ये द सिख ग्रुप अवार्ड। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो 30 ईयर्स से कम उम्र के पत्रकार हैं और जो उत्कृष्ट काम करते हैं। तो जो उत्कृष्ट काम करते हैं, जो 30 ईयर्स यानी 30 साल की उम्र से कम के प्रेस रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, जो उत्कृष्ट काम करते हैं, उनको द सिख ग्रुप की ओर से ये ब्रिटेन का है यानी कि प्रेस का उच्च सम्मान, ये उच्च अवार्ड मिलता है। द सिख ग्रुप की ओर से द सिख ग्रुप प्रेस रिपोर्टर्स के लिए जो है ये अवार्ड देता है, जो मिलता है। ठीक है, बता दिया आपको। 30 साल से कम उम्र के पत्रकार को और जो उत्कृष्ट काम करते हैं, तो द सिख ग्रुप अवार्ड यानी या फिर ब्रिटेन का उच्च अवार्ड किसको मिला है? मनमीत कौर। ये पाकिस्तान की पहली प्रेस रिपोर्टर है मनमीत कौर, पहली जिनको द सिख ग्रुप ने ये प्रेस सम्मान दिया है, ब्रिटेन का उच्च अवार्ड दिया है। ठीक है, पहली प्रेस रिपोर्टर है पाकिस्तान की। क्या नाम है? मनमीत कौर। क्या नाम है? मनमीत कौर। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनको पाकिस्तान ने भेजा था, यूएन गई थी, आयशा मुगल। सना मीर एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये ओडीआई क्रिकेट टीम के कैप्टन, ओडी वनडे, ओडीआई भी कहते हैं, ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के कैप्टन कौन बने? बाबर आजम। और साथ ही में पाकिस्तान की इंडियन नेवी में पहले हिंदू पायलट व्यक्ति या पहले हिंदू पायलट पुरुष कौन शामिल हुए हैं? तो राहुल देव। ये सारे पाकिस्तान के करंट अफेयर्स से रिवाइज कीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? डूरंड लाइन। अपने देश पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ। पाकिस्तान अपने देश और चाइना के बीच में मैकमोहन। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में डिवाइडिंग क्या है? 38 पैरेलल। यूएस कनाडा के बीच में क्या है? 49 पैरेलल। और भारत मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल। वैसे बताने का तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी श्रीलंका और अपने भारत के बीच में क्या है? तो ये है क्या है? पाक जलडमरू मंडल या पाक स्टेट। अच्छा, श्रीलंका की बात की मैंने तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा फैक्ट आया है श्रीलंका के रिलेटेड। बहुत अच्छा फैक्ट आया है। क्या है कि
आपको पता है महिंद्रा राजपक्षे कौन है? ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। गोतव्य राजपक्षे कौन है? गोतव्य राजपक्षे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। दुनिया के ये पहले ऐसे सगे 2 भाई हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट है। शायद ये बात आपको मालूम ना हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतव्य राजपक्षे। और कौन है दूसरे? महिंद्रा राजपक्षे, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और दोनों भाई हैं, गोतव्य राजपक्षे जो हैं ये बड़े भाई हैं और महिंद्रा राजपक्षे छोटे भाई हैं। एक भाई प्रधानमंत्री है, एक भाई राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके दोनों सगे भाई, एक भाई प्रेसिडेंट और एक भाई प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था श्रीलंका का, पाकिस्तान का था, लेकिन एक फैक्ट याद आया तो बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, जस्ट मिनट। अच्छा, ये जो मनमीत कौर को मिला है, इतना सब कुछ बताया मैंने आपको, इतना याद रखिएगा, ये ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इतना याद रखिएगा, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार। और द सिख ग्रुप इसको देने का फैसला करता है। ये द सिख ग्रुप अवार्ड के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यानी कि ब्रिटेन का रेपुटेड अवार्ड है ये। ठीक है, जो मनमीत कौर को मिला है, पाकिस्तान से पहली बार मिला है किसी सिख प्रेस रिपोर्टर को, और पहली बार पाकिस्तान की प्रेस रिपोर्टर को चुना गया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में, इसलिए बता रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, हाल ही में अभी अलेक्जेंडर डे रिम्पल अवार्ड 2019 अभी किसने जीता है? हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 किसने जीता है? हाल ही में अभी अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 किसने जीता है? हाल ही में अभी 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, ये अवार्ड किसने जीता है? तो इंडियन नेवी के हैं ये विनय वाधवार। तो विनय वाधवार ये इंडियन नेवी के हैं। और विशाल, यानी कि बहुत हिंद महासागर में या किसी विशाल महासागर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया जाता है। किसमें? किसी बड़े महासागर में या हिंद महासागर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किया जाता है। तो इस विशाल हिंद महासागर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विनय वाधवार जो इंडियन नेवी के हैं, इन्हें 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में अभी किसने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने अभी बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो बहुत फेमस कंपनी है एक एसर, ये लैपटॉप कंपनी है, अच्छे लैपटॉप होते हैं एसर के। ठीक है, ये बात और है कि एचपी और डेल फेमस हैं, मैं भी आप लोगों को कहती हूँ, लेकिन एसर भी अच्छी कंपनी है। एक टाइम था जब मैंने एसर का लैपटॉप बहुत लंबे समय यूज़ किया और अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाती हूँ। तो खैर, एसर एक लैपटॉप कंपनी है। इस एसर लैपटॉप कंपनी ने अभी बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है। क्या? बैक टू स्कूल अभियान किसका है? ये एसर का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन वोट्स प्लेन्स एंड ट्रेन्स, ये बुक किसने लिखी है? हाल ही में अभी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन वोट प्लेन्स एंड ट्रेन्स, ये किसने लिखी है? हाल ही में किसने अभी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन वोट प्लेन्स एंड ट्रेन्स लिखी है?
तो रस्किन बॉन्ड एक फेमस राइटर हैं, बहुत आपने नाम सुना होगा रस्किन बॉन्ड का। और इन्होंने अपने मतलब रस्किन बॉन्ड का नाम सुना होगा, ठीक है, ये तो सुना ही होगा। खैर, रस्किन बॉन्ड ने जो भी जर्नी की है अभी तक, जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं ट्रैवल को लेकर, उन तमाम जर्नी के ट्रैवल के अपने एडवेंचर्स, जो उन्होंने एडवेंचर्स किए हैं, उन एडवेंचर्स के एक्सपीरियंस को इस किताब में लिखा है। क्या नाम है इसका? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, प्लेन्स एंड ट्रेन्स। होप ऑन माई एडवेंचर्स के बाद क्या याद रखेंगे? ऑन वोट, प्लेन एंड ट्रेन्स। होप ऑन माई एडवेंचर्स के बाद ऑन वोट, ऑन माई एडवेंचर्स के बाद ऑन वोट, प्लेन्स एंड ट्रेन्स, इतना याद रखना है। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किन शहरों ने कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? हाल ही में किन शहरों ने कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो अब ये 5 शहर हैं जिनको, कितने शहर हैं जिन्होंने कचरा मुक्त शहरों की लिस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो 5 शहर हैं जिन्होंने कचरा मुक्त होने के मामले में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? गुजरात का है सूरत, और गुजरात का ही है राजकोट। 2 शहर हैं गुजरात के, गुजरात का सूरत, गुजरात का राजकोट। कौन सा? सूरत एंड राजकोट गुजरात के। एक एमपी का है इंदौर है एमपी का, और एक है कर्नाटक का मैसूर। क्या है? कर्नाटक का मैसूर। और एक है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, एमपी का इंदौर, गुजरात का सूरत और गुजरात का ही राजकोट, और ये कर्नाटक का मैसूर। क्या? कर्नाटक का मैसूर, यानी कर्नाटक का मैसूर हो गया। एक एमपी, एक छत्तीसगढ़ का, याद रखिए कौन कौन सा? इंदौर और अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ का, इंदौर एमपी का है, और 2 गुजरात के हैं, सूरत एंड राजकोट। ये 5 शहरों ने कचरा मुक्त होने के मामले में या कचरा मुक्त सूची में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। ये था लास्ट का क्वेश्चन। कैसा लगा आपको करंट अफेयर? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छे कमेंट्स लाइक करें, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।